स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्री बीएड 2024 में पूछा गया था। आपको पता चले कि शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न कैसा आता है, इसलिए जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है शिक्षण अभिरुचि का, देखिए। फ्लेमिंग के वर्ग अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आंसर बताऊंगा वो व्यापम के फाइनल जो रिजल्ट था या फाइनल आंसर की उसके आधार पर होगा। तो फ्लेमिंग के वर्ग अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ कौन कौन सी है जान लीजिए। तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी, पहला दृश्य, फिर दूसरा श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है और ये हो सकता है 2025 प्री बीएड में या प्री डीएड में पूछा जाए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही है। फ्लेमिंग के वर्ग अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैली है: दृश्य, श्रवण, पढ़ने तथा लिखने की प्राथमिकता और गतिज। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है स्वयं को समझने में, बच्चे को समझने में, समाज को समझने में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, ये शिक्षक की मदद करता है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण दिया है, रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। तो देखिए अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों जो है अभिकथन एवं कारण सही है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो है प्री बीएड हो या प्री डीएड हो या सीजी टेट या सी टेट दोस्तों, अभिकथन और कारण से संबंधित 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंतिम गेट्स प्रदान करना, इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, मानकीकृत मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी निष्पादन की तुलना करना। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है दोस्तों विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पचपन नंबर प्रश्न दिया है, कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाएं। मूर्त अनुभव दिया है, मननशील अवलोकन दिया है, अमूर्त अवधारणा दिया है, सक्रिय प्रयोग दिया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला का ए रहेगा, दूसरा का डी, तीसरा का सी और चौथा का बी। जो मूर्त अनुभव है इसका है व्यवहारिक अनुभव में संलग्न होना। दूसरा का है मननशील अवलोकन का विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभव पर मनन करना। तीसरा का सी है अमूर्त अवधारणा, मतलब अमूर्त अवधारणा पर पहुंचना। और सक्रिय प्रयोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकसित व्यवहारिक परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न लंबा है दोस्तों, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जो मूर्त अनुभव है उसमें मूर्त जो रूप से देखा जाता है, अमूर्त चिंतन अलग होता है, मननशील अवलोकन अलग होता है। ये ऑप्शन देखने पर इसका आंसर मिल जा रहा है, आप देखकर इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है पूछा है, तो सही नहीं है पहले देख लीजिए।
ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। कक्षा में LIL के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये जो कथन है वो कला समेकित अधिगम में सही नहीं है। सही जो है वो है आपका ये वाला, कला समेकित अधिगम AIL एक क्रॉस करिकुलम शिक्षा शास्त्र उपागम है। कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। विज्ञान और गणित जैसे विषय की AIL के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। तो ये जो है तीनों सही है। देखिए दोस्तों 2024 में जो है शिक्षण अभिरुचि का जो प्रश्न का लेवल है उसे बढ़ाया गया था। 2022-23 में ऐसा नहीं आया था, 2024 में अचानक से बढ़ाया गया था जिससे सभी अभ्यर्थियों को दिक्कत गया था। तो इस प्रकार से जो हम क्लास चला रहे हैं शिक्षण अभिरुचि का, उसमें 4 जो वीडियो है, 4 या 5 वीडियो पहले का भाग 1 से भाग 5 तक वो इसी प्रकार उच्च लेवल वाला प्रश्न है। बाकी जो 1-2 वीडियो है वो थोड़ा सा लेवल उसका कम है। तो आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही वो लाभदायक होगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? नहीं है पूछा है। तो एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, ये जो है उचित नहीं है अधिगम को सुगम बनाने के लिए। एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से क्या होगा, ये मतलब सफल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी अवधारणाएं बनाना या प्रस्तुत करना एक ही समय में, तो ये उचित नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके CTET CGTET में भी पूछा जाता है। सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के प्रत्येक आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन खालिस्तान ने किया। जिन पियाजे, BF स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या नॉम चॉम्स्की? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये जो दिया है वो दिया है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने, और इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने भाषा को एक यंत्र के रूप में माना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? स्कैप फोल्डिंग किसके, अभी जो देखें लेव वाइगोत्स्की उन्हीं से संबंधित है। स्कैप फोल्डिंग थोड़ा सा सहायता प्रदान करना, मचान, हेल्प जिसे बोलते हैं। आप CGTET अगर CTET पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा जो है वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। इसका उदाहरण उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है। जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल चलाने सीख रहा है तो अब थोड़ी दूर तक साइकिल को पकड़े रहेंगे, फिर धीरे से साइकिल को छोड़ देंगे जिससे वो खुद से चलाना सीख जाएगा। थोड़ा सा सहायता प्रदान करना स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, और वाइगोत्स्की ने इसे दिया है, याद रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाले क्रम मस्लो के पदानुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर। देखिए जो 7 नंबर प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन ए। पहला आएगा देखिए चौथा इसमें जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, ये पहला आएगा। दूसरा ही में रहेगा एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना, ये मस्लो के पद हैं, उसे सही हम कर रहे हैं, मतलब सही क्रम में जमा रहे हैं। फिर आएगा तीसरा घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना। फिर आ जाएगा आपका तीसरा आएगा चौथा में सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना, और अंतिम में आएगा पांचवा में पहला सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज। तो इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा। ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावनाओं को व्यक्त करता है? तो देखिए इसका सीधा हम उत्तर बताते हैं। जो कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावनाओं को व्यक्त करता है वह है आपका ऑप्शन डी। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड हुआ था और प्री डीएड, उसका जो शिक्षण अभिरुचि है उसका लेवल इतना बढ़ा दिया गया था जितना CGTET में भी नहीं पूछा गया था।
सीजी टेट आप अगर दिलाए होंगे तो आपको लगेगा कि उसका जो प्रश्न था वो ईजी था, लेकिन जो ये इंट्रेंस एग्जाम है इसका जो लेवल है प्रश्न का वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया गया था। तो इस बार की जो तैयारी हमारी इसी प्रकार से चल रही है, जरूर चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूर्त से मूर्त। जो विद्यालय स्तर पर शिक्षण होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, याद रखिएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाता है। अमूर्त चिंतन से मूर्त की ओर नहीं जाता, याद रखिएगा, मूर्त से अमूर्त होता है विद्यालयों में। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका शिक्षण सूत्र नहीं है विद्यालय स्तर का। 63 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। देखिए ऑप्शन में ही पता चल जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक उत्तर है, यह ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी ही सही उत्तर है प्रश्न के अकॉर्डिंग। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? जो अपने आप से अंदर से जो है अभिप्रेरित होते हैं उनकी विशेषता नहीं है। तो देखिए ये उसकी जो विशेषता नहीं है वो है वे हमेशा सफल होती है, उनकी विशेषता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं वो हमेशा सफल हों। उन्हें अपने कार्यों में संलग्न रहने में आनंद मिलता है, ये भी सही है। वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह दर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं, ये सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये कथन गलत है, याद रखिएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित वाला को होता है बच्चों वे बच्चे कि जो खुद से जो है अंदर से अभिप्रेरित होते हैं, किसी को देखकर, किसी पुरस्कार या प्रशंसा के लालच में नहीं। जैसे किसी बच्चे को अगर बोला जाए कि मैं आपको, अगर आप प्रथम आते हैं तो मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, तो वो बाह्य रूप से भी प्रेरित होगा अगर वो उस लिए पढ़ रहा है, तो केवल पुरस्कार या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है दूसरे को देखता है और आंतरिक रूप से भी प्रेरित होकर खुद से मेहनत करता है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरित कहलाता है, जिसमें वो आनंद महसूस करता है, उत्साह महसूस करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है एनईपी 2020 से। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला आएगा आधारभूत स्तर, फाउंडेशनल स्टेज। फिर आएगा प्रिपरेटरी स्तर, ये भी हमने कराया हुआ था, ये दूसरा आएगा। फिर आएगा आपका मिडिल स्तर, फिर आएगा जो है माध्यमिक स्तर। तो ऑप्शन ए जो है इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है इसका एनईपी 2020 का जो है एक उस पर एक अच्छे से वीडियो बनाकर हम जो है ज़रूर लाएंगे आपके 2025 प्री डीएड बीएड के लिए। 66 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान करना है। ह्यूरिस्टिक विधि दिया है जिसे खोज विधि भी कहते हैं, समस्या समाधान विधि, आगमन और निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। स्तंभ 2 में उसका जो है व्याख्या दिया गया है। तो देखिए 66 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला का बी रहेगा, ऑप्शन बी ये जो है सही उत्तर है। पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का सी। जो खोज विधि है, खोज विधि वो है शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा का है समस्या समाधान विधि में समस्याओं को हल करना। तीसरा का ए हो जाएगा आगमन और निगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर जाना। और विश्लेषण और संश्लेषण हो जाएगा आपके शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। सॉरी, चौथा का हो जाएगा आपका सी, जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना एवं उसका विपरीत क्रम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। आपको 2-3 अगर याद रहे तो बन जाता है ये। 67 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना, मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहायता करना। बताइए कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है? तो देखिए शिक्षक के परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका से संबंधित नहीं है तो वो है मनुष्य चिकित्सा सत्रों का आयोजन करना, ये नहीं आता इसमें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो कर सकता है। शिक्षक परामर्शदाता भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, लक्ष्य निर्धारित एवं करियर योजना बनाने में सहायता करता है, लेकिन सत्र का आयोजन नहीं करता है, मनुष्य चिकित्सा सत्र का। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरण के साथ सही मिलान कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला का बी रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, प्री बीएड 2025 या डीएड में 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला का बी, दूसरा का डी। समानुभूति, विद्यार्थियों के भावनाओं और अनुभवों के साथ जुड़ने में समझने की क्षमता, संप्रेषण कौशल, विचार अनुदेशन पृष्ठपोषण की संक्षिप्त अभिव्यक्ति। तीसरा का ए हो जाएगा कक्षा कक्ष प्रबंधन का, अनुशासन और सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्माण के लिए एक निर्माण बनाए रखने का कौशल, और विभेदीकृत अनुदेशन का हो जाएगा विविध अधिगम शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों के अनुकूल की क्षमता। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न दिया है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। कारण दिया है कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देता है। तो देखिए ये जो है राइट आंसर है, मतलब दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभी कथन एवं कारण से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको समझना पड़ेगा इसे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी जो है कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या लगता है। 70 का राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा सभी। 71 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार की समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वापम द्वारा लिया गया था, ऑप्शन बी, विषम समूह गठन। 72 नंबर प्रश्न, रमेश एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या हो सकता है? तो देखिए इसका भी अब सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाया जा सकता। अब देखिए अगर आप कुछ ऐसा जगह है, मतलब कुछ ऐसा स्थान या चीज़ है जो जगह पर नहीं लाया जा सकता कक्षा में, तो आप वहाँ पर प्रत्यक्ष जाकर जो है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मननशील अभ्यास एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में जो है सहायता करता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखिए विश्वसनीयता तो है, वैधता है और वस्तुनिष्ठता रहती है, लेकिन इसका जो विशेषता नहीं है वो है अस्पष्टता। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? तो देखिए जो फार्मूला बताया इसमें है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू आपको 100 कर देना है।
तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। बताइएगा कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इतना जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? अनुभवजन्य अधिगम का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना। हैंड्स ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्रण के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है? तो देखिए जो सत्य कथन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? तो सी, केवल बी से, अकादमिक जड़ता से, एकेडमिक एकेडमिक इनर्सिया से, जड़ता से। ऑप्शन बी इसमें मतलब ये वाला रहेगा, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों में विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनने को शामिल करती है? 79 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिगसॉ तकनीकी। ये नहीं पता है दोस्तों, हालांकि व्यापम द्वारा इसका आंसर बी लिया गया है, ये क्या होता है। तो जिगसॉ जो तकनीकी है ये इसका राइट आंसर लिया गया था। 80 नंबर प्रश्न, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी, जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना। तो ये जो है इसका राइट आंसर है, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, जो कि प्री बीएड 2024 में पूछा गया था। इसी के आधार पर हम अब तैयारी करा रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।